हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। मैग्नेटिज्म के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब एक मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होता है। हम अभी तक की अपनी मैग्नेटिज्म की नॉलेज से ये तो जानते हैं कि जब एक मैग्नेटिक डाइपोल को या बार मैग्नेट को, दैट इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक डाइपोल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर टॉर्क लगता है ना। जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर टॉर्क लगता है, और वो क्या है? पीई साइन थीटा। तो मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मतलब जो पहले वाला, सबसे पहला लेक्चर था इसका, लास्ट से पिछला वाला लेक्चर, कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले मैग्नेटिज्म में बना लिए जाते हैं। जैसे अब फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। जैसे अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पे जो टॉर्क लगेगा टाउ, वो P की जगह, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसकी जगह आ जाएगा M, विच इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी जगह आ जाएगा B, मैग्नेटिक फील्ड, और ये इस पे लगेगा टॉर्क। ठीक है, यहां तक तो हमको पता है। और इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है बच्चों? इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको समझने हैं। उसी के लिए ये लेक्चर आज बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो जरा ध्यान से देखें। जैसे ये एक्सटर्नल फील्ड है और इस फील्ड में हमने रख दिया एक मैग्नेटिक डाइपोल, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड B, और इस फील्ड में हमने रख दिया मैग्नेटिक डाइपोल ये। ठीक, कि इस मैग्नेटिक डाइपोल की मैग्नेटिक मूवमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। अब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है इसकी? मैग्नेटिक मूवमेंट किधर है, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट होती है साउथ टू नॉर्थ। तो अगर आप ये एंगल थीटा बनाते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं, वो साउथ नॉर्थ नहीं देखते, यहां पे S लिख दिया, यहां पे N लिख दिया मान लो, और ये एंगल थीटा बना दिया, तो उन्हें लगता है डायग्राम ठीक है, बट डायग्राम ठीक नहीं है बच्चों। when we write in a cross product, when we write that C is AB sin theta, so this theta is the angle between A and B, है ना। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कब माना जाता है? जब दोनों की टेल्स कोइंसाइड करें, तब जो उनके बीच का एंगल होता है वो ये थीटा है। अब अगर टॉर्क टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा लिखा है, यानी कि थीटा M और B के बीच का एंगल है। अब B तो इधर है, अगर आपने साउथ इधर बनाया, नॉर्थ इधर बनाया बच्चों, तो M किधर होगा? M होता है साउथ टू नॉर्थ। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पोल है? साउथ पोल। पॉजिटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ, तो ये हो गई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ऐसे, है ना। तो बताओ B, अब पैरेलल तो वेक्टर को कहीं भी बना सकते हैं। मान लो मैं यहां पे बना देता हूं M को, तो B इधर M इधर, तो थीटा तो ये एंगल हो गया, जबकि आपने वो मार्क कर दिया, तो ये गलती हो जाएगी बच्चों। इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और आपने ऐसे डाइपोल रखा है, ये इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो, आपका डायग्राम ये कह रहा है कि M इधर है, अगर आप थीटा ये शो कर रहे हो, तो फिर ये S होगा हमेशा और ये N होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बेसिक्स समझा दिया आपको, टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है। अब ये डाइपोल जो है, इस डाइपोल पे लगेगा टॉर्क। अब टॉर्क की वजह से क्या होगा भाई? डाइपोल पे टॉर्क लगेगा ना। एक जिस तरीके से एक E मैग्नेटिक फील्ड में Q चार्ज पे कितनी फोर्स लगती है? QE। और किस तरफ लगती है? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में लगती है। इसी तरीके से अगर एक B मैग्नेटिक फील्ड है और जिसमें M स्ट्रेंथ का, पोल स्ट्रेंथ का पोल, एक मैग्नेटिक पोल रखा हुआ है, Q के कॉरेस्पॉन्डिंग, चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है? मैग्नेटिक पोल होता है। और जो चार्ज की जो, मतलब चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक पोल है, और चार्ज की जो वैल्यू है कूलम्स में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस पोल की पोल स्ट्रेंथ है।
आपको स्टार्टिंग के दोनों लेक्चर्स देखने होंगे, तभी ये तीसरा लेक्चर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। तो इसी तरीके से अगर एक m पोल स्ट्रेंथ का, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ का पोल b मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, mb। और पॉजिटिव चार्ज को जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है, नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो इस वाले को फोर्स लगेगी इधर और इस वाले को फोर्स लगेगी इधर, और इन्हीं दोनों फोर्सेस की वजह से यहां टॉर्क पैदा हुआ है जो इससे दिया जाता है, है ना। तो इस टॉर्क की वजह से ये क्या करेगा, देखो इस mb sin थीटा टॉर्क की वजह से होगा क्या, इस mb sin थीटा टॉर्क की वजह से ये ऐसे ऐसे घूमेगा। अब जब ये घूमेगा, जरा ध्यान से देखना, इसकी सबसे स्टेबल पोजीशन क्या है, एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। जब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना भाई, ऐसी फोर्स लगी तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमता 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 जैसे ही यहां पे आएगा, ये इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन है। जैसे ही यहां पे आएगा, ये इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन है। क्यों? क्योंकि ये m का एरो देखो, ये m का एरो ही तो ऐसा सीधा हो रहा है ना, तो m और b सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। थीटा m और b के बीच में थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो टॉर्क क्या एक्ट करने लगेगा इस पे, 0 एक्ट करेगा ही नहीं। किस पोजीशन में, इस पोजीशन में इस पे टॉर्क नहीं एक्ट करेगा। यानी नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जब ये डाइपोल ऐसे आ जाएगा, जब ये डाइपोल आ जाएगा ऐसे, साउथ इधर नॉर्थ इधर, सॉरी साउथ इधर है नॉर्थ इधर है, बी इधर है और मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन ऑफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अच्छा अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा भैया, ये जब ऐसे आ रहा है तो एकदम से यहां कैसे रुकेगा, इनर्शिया नाम की चीज होती है कि नहीं होती है बॉडी में, ठीक। ये जैसे ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, पटाक एकदम से कैसे रुक जाएगा, तो ये आगे निकल जाएगा। लेकिन जब ये आगे निकल जाएगा बच्चों, तो ये और आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, अच्छा पहले तो इस तरीके से देखो, ये इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन है, तो बॉडी अपनी स्टेबल पोजीशन पे लौटना चाहेगी या अपनी अनस्टेबल पोजीशन की तरफ जाना चाहेगी। क्यों, देखो डायग्राम से बताते हैं आपको। जब ये और आगे निकल जाएगा तो इसकी पोजीशन हो जाएगी कुछ ऐसी, नॉर्थ यहां साउथ यहां। तो बताओ किस तरफ फोर्स लगेगी, नॉर्थ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में mb, साउथ को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में mb। तो अब ये ऐसे घूमना चाहेगा, ऐसे जैसे इसमें ऐसे घूमना चाह रहा था ना, अब ये ऐसे घूमना चाहेगा। ठीक है, कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। ये ऐसे था ना, ऐसे होता 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 आगे निकल गया, लेकिन जब ये आगे निकल गया तो अब दोनों फोर्सेस देखो, अब ये इसको ऐसे घुमाना चाह रही है, तो ये आगे निकल जाएगा तो वापस आना चाहेगा। लेकिन वापस आते 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 ये फिर सेंटर में इसकी मोस्ट स्टेबल पोजीशन आ जाएगी, बट इनर्शिया की वजह से आगे निकल जाएगा और फिर ऐसे आएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ऑसिलेशंस हो रही है ना। तो ये क्या करने लगेगा, ऑसिलेटरी मोशन करने लगेगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑल्सो। वहां पे भी आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और क्वेश्चंस हैं यहां पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो ये क्या करने लगेगा, ऑसिलेशंस करने लगेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसकी बेसिक कंडीशन क्या है कि बॉडी को अगर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्टर्ब करो तो वो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को अपनी मीन पोजीशन मान के ऑसिलेशंस करने लगती है। यही इसकी मीन पोजीशन है। हल्का सा क्यों डिस्टर्ब करना है, अगर आप इसको बहुत तेज करो, चल वो पता नहीं कहां जाके गिरेगा, मैग्नेटिक फील्ड से भी बाहर निकल गया। जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है, आप पेंडुलम के बॉब को हल्का सा मारो, लेकिन अगर आप पकड़ के ऐसे पुश कर दोगे उसको तो पेंडुलम का स्ट्रिंग टूट जाएगा, पेंडुलम पता नहीं कहां का कहां निकल जाएगा, तो हो गई फिर तो एसएचएम। तो हम यही बोलते हैं कि एसएचएम तभी पॉसिबल है जब बॉडी को अपनी पोजीशन से हल्का सा डिस्टर्ब करो। तो मान लो ये अपनी इस पोजीशन पे पड़ा है, आपने इसको हल्का सा ऐसे मारा, तो ये ऐसे 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 इस पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे क्या करने लगेगा, ऑसिलेशंस करने लगेगा। ये बात हमको पता है। अब इस बात को हम यूज करते हैं बच्चों, इस बात को हम यूज करते हैं कहां पे, इसको हम लोग यूज करते हैं एक अननोन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे हमें ये बी नहीं पता तो हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे उस पे भी हम लोग आएंगे, बट इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं
फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम यही तो बोल रहे हैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि ये अपनी जगह पर ही काम कर रहा है ना। काम कौन सा कर रहा है? ये ऑसिलेशंस कर रहा है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो यहां से खिसका नहीं, तो इसमें कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये क्या हुई है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है। सो और वो भी बहुत थोड़ी सी, हमने बोला हल्का सा करना है इसको। तो फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, एंड फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा और नियरली इक्वल टू थीटा। इस बात में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, ये इस बात का मतलब क्या है, जबकि इस बात का मतलब बहुत सिंपल सा है। अगर आप कोई छोटा एंगल लो 1 डिग्री, तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू देख लो टेबल से जाके, और 1 डिग्री की जो खुद की वैल्यू होती है, आप बोलोगे 1 डिग्री की वैल्यू तो 1 ही हुई। नहीं बच्चों, डिग्री तो ऐसा यूनिट नहीं है ना, ऐसा यूनिट तो रेडियन है। तो 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में देखो π/180, उसको सॉल्व कर लो, पाई की वैल्यू रख के 3.14/180, वो जो वैल्यू आएगी और साइन 1 डिग्री की जो वैल्यू आई, वो दोनों ऑलमोस्ट बराबर होंगे, मतलब ना के बराबर डिफरेंस होगा उनमें। इसलिए बोलते हैं कि छोटी वैल्यूज के लिए साइन थीटा और थीटा की वैल्यू बराबर होती है। 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री के लिए भी ये बात ट्रू है, लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा दोनों वैल्यूज में डेविएशन बढ़ती जाएगी, इसलिए छोटी वैल्यूज के लिए ज़्यादा ट्रू रहता है, थोड़ी बड़ी वैल्यू हो तो उतना ट्रू नहीं रहता है। बट ये तो हम मान लेते हैं कि बहुत छोटी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टॉर्क जो है वो है mb थीटा, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। भाई अगर आपने इसको ऐसे हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया हाथ से, तो ये वापस क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? कौन ला रहा है इसको वापस? ये टॉर्क इसको वापस ला रहा है। यानी ये टॉर्क क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क। जो उसको वापस लाता है अपनी मीन पोजीशन पे, वो क्या होता है? रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क है ना, ये माइनस का साइन लगा लो, वापस ला रहा है मीन पोजीशन। अच्छा, अब आप याद करो ना, F इक्वल टू क्या होता था? -kx, रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के उल्टा, रिस्टोरिंग टॉर्क एंगल के उल्टा। अगर मैं इधर डिस्प्लेस करा रहा हूं, मैंने एंगल इधर दिया इसको, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इधर लगेगा। तो यहां पे हमने क्या लगा लिया? नेगेटिव साइन लगा लिया। समझ में आई बात? जिस तरीके से लीनियर डिस्प्लेसमेंट में SHM की इक्वेशन ये है, इसी तरीके से एंगुलर वाले में होती है। एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क होता है, एक्स की जगह थीटा होता है, तो टॉर्क इक्वल टू -k थीटा, ये इक्वेशन होती है। तो आपको k मिल गया, देयरफॉर k इज व्हाट? m इंटू बी। k को बोलते क्या है? याद करो। SHM याद है कि नहीं याद है 11th का? SHM तो सारे भूले पड़े होते हैं 12th में आज। k को बोलते हैं स्प्रिंग फैक्टर, ये को बोलते हैं स्प्रिंग फैक्टर। अच्छा, एक चीज और याद करो, चलो ज्यादा याद नहीं कराएंगे। स्प्रिंग फैक्टर टाइम पीरियड जो होता था बच्चों, टाइम पीरियड किसी भी SHM में होता था इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर होता था बॉडी का मास, अगर बॉडी लीनियरली SHM कर रही है, पर ये तो एंगुलर SHM है, तो उसमें इनर्शिया फैक्टर रहेगा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये होता था टाइम पीरियड। यहां पे हम इसमें वैल्यूज डाल के इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बट मैं थोड़ा और इजी भी कर देता हूं आपके लिए चीज। SHM में एक जगह पे हमको एक इक्वेशन मिलती थी बच्चों, A इक्वल टू -ω²x। अब ये कहाँ मिलती थी आप कहोगे? SHM में गड़बड़ रहती है ना बच्चों को, लास्ट में आता है, जल्दी जल्दी कराते हैं टीचर्स भी, है ना, बच्चे भी जल्दी जल्दी ऐसे रट्टे मार लेते हैं, तो SHM के कॉन्सेप्ट सुन के वीक रह जाते हैं। 12th के स्टूडेंट्स हो, JEE नीट की तैयारी कर रहे हो, SHM ज़रूर पढ़ लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम वहां पर जाकर एक जगह पर, अब इसकी डेरिवेशन में ना मैं नहीं घुसूंगा क्योंकि वो इस लेक्चर का पार्ट नहीं है। मैं अच्छे से आपको ये इक्वेशन समझा देता हूं, पर ना मेरा दिल नहीं मानता। अच्छा, मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। आपको पता है SHM की इक्वेशन होती है y इक्वल टू a sin ωt। अगर ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है पार्टिकल के, बहुत ईजिली आप इसको डिराइव कर लोगे। ठीक है, x की जगह मैंने y ले लिया, तो मैं y रख लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ भी मैं y रख लेता हूँ। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता सिंबल से। तो क्या करेंगे,
माइक भैया कहाँ चले गए? हैं। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। आप 12th के स्टूडेंट हो, अब तक आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आती होगी, आ गई होगी। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगा, और उसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आएगा, एंड यू विल अराइव एट दिस थिंग। करूं इसको डिफरेंशिएट करो, ए साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो इंटू ओमेगा एक साथ में आएगा। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, ए ओमेगा एज इट इज, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी में से फिर से एक ओमेगा आएगा तो ये बचा, और ए साइन ओमेगा टी की जगह वाई रख दो, ए साइन ओमेगा टी की जगह वाई रख दो, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब मुझे शांति पड़ी कि मैंने पूरी बात बताई। ठीक, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, है ना। तो ये होता है ना। इसी तरीके से रोटेशनल में बताओ आपकी ये इक्वेशन क्या बनेगी, ए की जगह अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा। सो ये आपकी इक्वेशन बनेगी ना। तो हम ये वाली इक्वेशन बना लेते हैं ताकि क्यों अभी बताता हूं। तो यहां से आप बताओ, अगर एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है या एंगुलर मोशन कर रही है, तो एक बात तो आपको पता ही होगी, टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है नहीं? ओके, कोई बात नहीं, हमें भी बड़ी दिक्कतें थी उस टाइम पे। एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, एफ इक्वल टू एम ए होता है। बहुत सिंपल है, रोटेशनल की इक्वेशंस निकालना तो बहुत ही सिंपल है। एफ इक्वल टू एम ए होता है, एफ की जगह टाउ लगाना है, एम की जगह आई लगाना है, ए की जगह अल्फा लगाना, तो टाउ इक्वल टू क्या है, आई अल्फा है। तो अगर इस मैग्नेट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, सो इस टाउ की जगह वी कैन राइट आई अल्फा, वो हो जाएगा इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस एम बी बाय आई इंटू थीटा। अब आप कंपेयर करो, अल्फा की जगह अल्फा, माइनस की जगह माइनस, थीटा की जगह थीटा, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा ओमेगा स्क्वायर एम बी बाय आई। अगर ये ओमेगा स्क्वायर है बच्चों, तो आप यहां से ओमेगा निकाल लीजिए, आप यहां से ओमेगा निकाल लीजिए, अंडर रूट एम बी बाय आई। और क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, बिकॉज ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, तो बताओ टाइम पीरियड क्या आया, 2 पाई डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये उल्टा हो जाएगा आई बाय एम बी। ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करना कि भाई सर हमको ये वाला फॉर्मूला तो याद नहीं है, तो ऐसे कर लो। इतना थोड़ा सा तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा ना, ये रिलेशंस आपको समझने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। तो मैंने आई होप काफ़ी इजी बना दिया आपके लिए ये। अच्छा, इससे करो इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर हुआ इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि एंगुलर एसएचएम है, और स्प्रिंग फैक्टर के, यहां से कंपेयर करके जो हमने निकाला था के, तो तब भी वही आएगा। बट दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिजल्ट पे कई तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो ये सिंपल ही क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो कि जो एक मैग्नेटिक डाइपोल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, एसएचएम करेगा, और उस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालो, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो, या लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालो। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लीनियर फ्रीक्वेंसी इसकी निकाल सकते हो 1/t करके। तो ये अपने आप में ये डेरिवेशन भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिस पे क्वेश्चन आता है, और वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि जैसे अभी मैंने बताना आपको शुरू किया था पीछे कि अननोन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अननोन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली जा सकती है इस फॉर्मूले को यूज करके। कैसे, जरा इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आई बाय एम बी। एम बी इज 4 पाई स्क्वायर आई बाय टी स्क्वायर, और बी क्या होगा, डिवाइडेड बाय एम। ये हमको सब पता रहता है। अगर मेरे को भाई मैग्नेट है, मेरे को उस मैग्नेट की प्रॉपर्टीज तो पता होगी ना, मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, मुझे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट पता होगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। बस मुझे क्या नोट करना है, मुझे उसको मैग्नेटिक फील्ड में हल्का सा ऑसिलेट कराना है, और मुझे नोट करना है कि कितना उसका टाइम पीरियड है। एक
ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है। तो मैं ये वैल्यूज यहां पे पुट करके अननोन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। समझ में आई बात? इस पे एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, हम उसको करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, अ मैग्नेटिक नीडल हैज मैग्नेटिक मूवमेंट 6.7 into 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिस। इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 6.70 सेकेंड्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? देखो क्या दिया हुआ है कि एक मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, एक मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहा है। तो बताओ उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? क्या क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक नीडल हैज मैग्नेटिक मूवमेंट दिस, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M इज व्हाट? 6.7 into 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट? एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I is 7.5 into 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर, ठीक। इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 6.70 सेकेंड्स। 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस, तो टाइम पीरियड चाहिए हमें, तो उस फॉर्मूले में क्या पुट करना? टाइम पीरियड पुट करना। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड तो एक ऑसिलेशन का होता है। तो बताओ एक ऑसिलेशन कितने टाइम में हुई? अगर 6.70 में 10 हुई तो 6.70 बाय 10, टाइम पीरियड कितना हुआ? 0.67 सेकेंड्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो फॉर्मूला लगाओ जरा। फॉर्मूला हमारा क्या था टाइम पीरियड के लिए? हमारा फॉर्मूला था 2π√I/MB। सो क्या आया था? बी हमारा आया था 4π²I/TM। फॉर्मूले में पुट करो 4π²I कितना दे रखा है? I दे रखा है 7.5 into 10⁻⁻6। 7.5 into 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय T इज टाइम पीरियड विच इज 0.67 और M इज मैग्नेटिक मोमेंट विच इज 6.7 into 10⁻⁻²। समझ में आई बात? आपने इसको सॉल्व करना है बस और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके आंसर आ रहा है बच्चों इसमें 0.01 टेस्ला। समझ के बात को? तो इस तरीके क्वेश्चन है देखो। तो इसका यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो हमने क्या निकाल लिया? मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया सिर्फ उस मैग्नेट का टाइम पीरियड नोट करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देखो इसमें। अब अगर आप जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेट को आपने इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन से डिस्प्लेस किया, पर ये तो इधर आना चाह रही है। अभी आपको बताया था ना, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये बी है। आपने जब इसको इधर डिस्प्लेस किया, छोड़ने पे ये इधर भागी, तो आप क्या कर रहे हो? जो इस पे नेचुरली टॉर्क जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके उल्टी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हो। जब भी जिस डायरेक्शन में बॉडी पे कोई नेचुरल फोर्स या टॉर्क लग रहा होता है और हम उसके उल्टा उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं, हम या मतलब जो भी एक्सटर्नल एजेंट उसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो हमें उस पर क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। तो मैं इसको ऊपर लेकर गया तो ग्रेविटी के अगेंस्ट लेकर गया, इसलिए ऊपर ले जाने मुझे वर्क करना पड़ रहा है। तो फिर क्या होता है? छोड़ने पे वो वापस जो एक्चुअली नेचुरली इस पे फोर्स एक्ट कर रही होती है वो वापस ले आती है उसको। तो हमने जब इसको ऐसे डिस्प्लेस किया तो हमें क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा, है ना। तो मान लो हमने इसको स्मॉल एंगल डी थीटा डिस्प्लेस किया, तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा? टॉर्क इंटू डी थीटा। क्यों? अब इसमें भी वही फंडा आ गया कि वर्क डन क्या होता है? एफ इंटू डी एक्स होता है। एफ की जगह टॉर्क लगाया, डी एक्स की जगह डी थीटा लगाया। लेकिन सवाल है कि छोटे से के लिए क्यों निकाला? बिकॉज वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? टॉर्क पे। पूरे के लिए एक साथ वर्क क्यों नहीं निकाला? मतलब डी थीटा क्यों लिया? बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है ना इस पार्ट में कि भाई थीटा ही क्यों नहीं लिया, डी थीटा क्यों लिया। तो वो मैं क्लियर कर रहा हूं कि अगर इसका पूरा फॉर्मूला लिखें बच्चों, टॉर्क का पूरा फॉर्मूला क्या आएगा? एम बी साइन थीटा, है ना। तो टॉर्क जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी थीटा के साथ टॉर्क बदलेगा। थीटा के साथ टॉर्क बदलेगा यानी कि अगर ये फिक्स ही नहीं है तो एक अगर आप बड़ा सा एंगल ले लेते हो, मान लो 30 डिग्री, कि आपने इसको पूरा 30 डिग्री डिस्प्लेस किया है,
तो 30 डिग्री एकदम से तो नहीं किया होगा, पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो टॉर्क बार बार चेंज हुआ होगा। तो ये वेरिएबल टॉर्क है। जैसे वेरिएबल फोर्स का वर्क ऐसे निकालते हैं ना इंटीग्रेट करके, तो वेरिएबल टॉर्क का वर्क भी क्या होगा, इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो देखो एक्सटर्नल एजेंट ने कितना काम किया इसको ऐसे मोड़ने में, इतना। मान लो किसी भी एंगल θ1 से किसी भी एंगल θ2 पे लेके आए, यहां पे तो हम लोग स्पेशली ये ले रहे हैं कि मान लो ये ऐसे पड़ा है, बट मान लो किसी भी एंगल θ1 से किसी भी एंगल θ2 पे अगर लेके आए तो कितना वर्क करना पड़ा। m और b तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए। साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2, तो कितना वर्क करना पड़ा, माइनस एम बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना वर्क करना पड़ा। अब आप इतना काम करके इसको घुमा के यहां लाए हो, छोड़ते ही वापस चला जाएगा। तो जब आप इसको ऐसे घुमा के लाए तो आपने जो काम किया, आप जिस भी बॉडी पे जो वर्क करते हो वो वर्क उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और छोड़ते ही वो बॉडी उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में बदल लेती है। तो आपने पूरी ताकत लगा के, आपने बड़ी मेहनत से इस पे काम किया और इसको घुमा के θ1 से θ2 लाए, छोड़ते ही जैसे जो आपने इस पे काम किया वो उसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और छोड़ते ही उस पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके वो वापस आ गया। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड in the form of potential energy in the dipole। तो U हो गया माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। समझ में आ गई बात? ओके। आपको सबसे ज्यादा काम कब करना पड़ेगा, इसको घुमाने में सबसे ज्यादा काम कब करना पड़ेगा, जब ये इनिशियली ऐसे प्लेस्ड होता तब। क्यों? क्योंकि जब ये इनिशियली ऐसे प्लेस्ड होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल होगा 90 डिग्री, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट में एंगल है 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, तो टॉर्क होगा मैक्सिमम। तो फील्ड उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगा रही है, उसको बिल्कुल रोटेट करने के लिए तैयार बैठी है, और आपने उसको उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो उस केस में आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। ये फील्ड इसको घुमाने को तैयार बैठी है। मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ इस तरफ एम बी, साउथ इस तरफ एम बी, ये एकदम रेडी बैठी है फील्ड घुमाने को, और आपने इधर घुमाना ऐसे, तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। तो उसको हम लोग एक स्पेशल केस अगर बना लें कि अगर मान लो इनिशियल एंगल है 90 डिग्री और फाइनली आप उसको किसी भी एंगल थीटा पर ले गए घुमा के, तो यू को लिखा जा सकता है माइनस एम बी कॉस θ2 यानी कि थीटा माइनस कॉस θ1 यानी 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0, तो यू को लिखा जा सकता है माइनस एम बी कॉस थीटा या फिर m डॉट बी, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है ना, और ये दोनों वेक्टर्स हैं और कॉस आ रहा है ना, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। बट ये फॉर्मूला इसका स्पेशल केस है, ये तभी लगेगा जब इनिशियल एंगल 90 डिग्री होगा। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन में दो एंगल्स दिए हैं तो फिर आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है कि मान लो, छोटी सी जगह में हो जाएगा, मान लो नहीं, क्वेश्चन मान लो, फाइंड द वर्क डन to rotate a dipole of magnetic moment, यही वाली ले लो 6.7, इसी मैग्नेट की बात हो रही है मान लो, in a magnetic field of 0.1 Tesla from its most unstable to most stable position।
अब ये क्या दिया है, एंगल्स तो दिए नहीं, लेकिन इसमें बोला है कि डाइपोल को हमने रोटेट करना है उसकी सबसे अनस्टेबल से सबसे स्टेबल पोजीशन तक। अब अभी अभी आपको बताया मैंने इस लेक्चर में कि सबसे स्टेबल पोजीशन तब है जब एंगल होता है 0 डिग्री। सबसे अनस्टेबल पोजीशन कब होती है बच्चों, जब M और B में एंगल होता है 180 डिग्री, क्योंकि उसमें तो एकदम घूमने के लिए रेडी बैठा है हमारा डाइपोल। कैसे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है फिजिक्स में, जहां पर बॉडी होती तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते ही वो अपना इक्विलिब्रियम कभी अटेन नहीं करना चाहती वापस। अभी जो पीछे आपको यहां पे ऑसिलेशंस पढ़ाई, उसमें वो बॉडी ऑसिलेट कर इसलिए रही है क्योंकि वो अपनी सबसे ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे वापस आना चाहती है। तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है जहां से बॉडी को अगर डिस्टर्ब कर दो हल्का सा तो बॉडी वहां वापस आना चाहती है या आ जाती है। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन वो होती है जहां पर बॉडी हो तो इक्विलिब्रियम में, बट वहां से डिस्टर्ब अगर कर दे तो वापस कभी ना आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर M और B में एंगल है 180 डिग्री, जैसे ये डाइपोल ऐसे रखा है ना, B इधर है, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, तो M होगा इधर, तो M और B में एंगल हो गया 180 डिग्री। अब ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन कैसे है, मान लो अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं ऐसे, नॉर्थ इधर जाएगा, सॉरी बोल नॉर्थ रहा हूं, लिख ऐसा रहा हूं, नॉर्थ इधर जाएगा, साउथ इधर जाएगा, तो नॉर्थ पे इधर फोर्स लगेगी और साउथ पे इधर लगेगी। नॉर्थ पे फील्ड की डायरेक्शन में, साउथ पे फील्ड के अपोजिट, तो ये वापस देखो कभी नहीं आ रहा ना, ये इस तरफ नहीं लग रही, ये और उधर घूम जाएगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल पोजीशन इसकी होती है जब एंगल होता है 180 डिग्री। तो हमने क्या करना है, सबसे अनस्टेबल पोजीशन से सबसे स्टेबल पोजीशन पे लाना है, यानी कि θ1 है 180 डिग्री और θ2 है 0 डिग्री। क्वेश्चन में यह भी हो सकता था स्टेबल से अनस्टेबल, तो θ1 0 डिग्री हो जाता। तो बताओ कितना वर्क हुआ। यहां से शुरू करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा तो जगह मिल जाएगी, चलो यहीं से कर देते हैं, नीचे वाली जगह यूज कर लेंगे। -MB माइनस M इज दिस इंटू B, M इंटू B करूंगा 0.1 है ना, 0.1 मतलब 10 की पावर -1, तो सीधा मैं लिख दूं मल्टीप्लाई करके 6.7 इंटू 10 की पावर -3 cos θ2 cos 0 डिग्री, θ2 क्या है 0 डिग्री, cos 0 होता है 1 माइनस cos θ1 कितना होता है, cos θ1 सॉरी θ1 180 डिग्री है, cos 180 डिग्री होता है -1, तो -1, सो दिस इज -6.7 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2, ठीक, 67 इंटू 2 इज 134 ना, हाँ, -1.34 इंटू 10 की पावर -2 जूल। इतना काम करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, दिख रहा है ये आपको, हाँ दिख ही रहा है, किसको करना पड़ेगा, नेगेटिव आया है ना। नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर हम किसी बॉडी पे काम करते हैं तो जो हम उस पर वर्क करते हैं वो बॉडी में स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ये सब आपको वर्क डन वाले में क्लियर बताया गया। लेकिन जब बॉडी वर्क करती है तो वो अपनी एनर्जी खर्च करती है, तो वर्क डन बाय द बॉडी नेगेटिव आता है, वर्क डन ऑन द बॉडी पॉजिटिव आता है। यानी कि ये नेगेटिव आया है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट को काम कराने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद हो गया। खुद क्यों हो गया, क्योंकि भैया वो मोस्ट अनस्टेबल से स्टेबल पे जाएगा तो खुद ही जाएगा ना, बस हमने इसको हल्का सा ऐसे करना है, वो भी नहीं करना, ऐसे जस्ट ऐसे, और ये खुद काम करके वहां पहुंच जाएगा। लेकिन यही अगर आपको बोलता क्वेश्चन में, यही बोला जाता, उल्टा कर दिया इस क्वेश्चन को हमने कि वर्क डन फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू अनस्टेबल, है ना, तो θ1 हो जाता 0 डिग्री और θ2 हो जाता 180 डिग्री। उस केस में वर्क डन आता -6.7 इंटू 10 की पावर -3 cos θ2 θ2 180 डिग्री -1 माइनस cos 0 डिग्री 1 माइनस ये प्लस में आता यही आंसर 1.34 इंटू 10 की पावर -2 जूल। यानी कि उसको स्टेबल से अनस्टेबल पे लाने के लिए वर्क आ रहा है पॉजिटिव, यानी बाहर से करना पड़ेगा जो उसकी एनर्जी बढ़ाएगा। पॉजिटिव वर्क डन मतलब बॉडी की एनर्जी बढ़ाएगा, नेगेटिव वर्क डन मतलब बॉडी की एनर्जी घटाएगा। तो ये तो हमें करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम स्टेबल से अनस्टेबल पे ले जा रहे हैं। वो क्यों आना चाहेगा,
वो तो ऑलरेडी अपना मजे से पढ़ा है, तो उसको पूरा घुमा के हमें लाना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल एजेंट जो घुमा रहा है उसको काम करना पड़ेगा, तो ये आएगा पॉजिटिव और ये आएगा नेगेटिव। समझ में आई बात? तो इस तरह के इसमें टॉपिक्स हैं। हालांकि ये डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हो, बट ये छोटी छोटी बातें सारी पता होनी चाहिए। तो ये लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट बातें हुई जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं सीबीएसई के एग्जाम में। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और खूब सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, खूब मेहनत करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।